लखन आज अपनी खिड़की से बाहर की ओर कूदने ही वाला था। आज उसने आत्महत्या की कोशिश की थी और उसके घर वालों ने उसे समय रहते देख लिया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन वहां से वह अपने दोनों भाइयों के हाथ छुड़ाकर फिर से खिड़की की ओर बढ़ने लगा और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वह मुझे मार देगा। ऐसा सुनकर घर वाले आश्चर्य में थे, क्योंकि उसके दो भाई, माँ, बाप और एक बहन के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने उसे फिर से पकड़कर बैठा दिया, लेकिन वह भय से अपने कोने में देख रहा था। पलंग के दाईं ओर, जहां पर पानी का गिलास रखा था, वहां एक टेबल रखी हुई थी। वह उसी की ओर देख रहा था। टेबल ऊंची थी, लेकिन तब भी वह उसे घूरे जा रहा था और उंगली का इशारा करके कह रहा था कि वो वहां पर बैठा है। तो लोगों ने, उसके घर वालों ने उससे पूछा, वहां पर कौन बैठा है? उसने कहा, वहां पर मैं बैठा हूं। लेकिन वह तो पलंग पर लेटा हुआ था। फिर वहां पर कौन बैठा था? उसकी बहन ने डर के पीछे पलट कर देखा, लेकिन टेबल पर कुछ भी नहीं था। उसके भाई लोगों ने टेबल वहां से हटाकर सामने की ओर रख दी। अब भी वह टेबल की ओर ही देख रहा था। उसने कहा, भैया, क्या आपने नहीं देखा? वह वहीं था। उसने आप दोनों के कंधों पर हाथ रख दिया और आपको पता भी नहीं चला। आप कृपया इस कमरे से न जाइएगा, वह मुझे मार देगा। ऐसा करते करते रात्रि आ गई। लखन के पिता ने वहीं पर सोने का निर्णय लिया। लखन अभी भी सोया नहीं था। उसके पिताजी नींद में चले गए थे, लेकिन वह अभी भी उसी टेबल को घूर रहा था। लेकिन उसकी बहन और एक भाई अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बारी बारी से उस पर नजर रखने का निर्णय लिया। आसपास से किसी भी प्रकार की नुकीली चीजें को हटा लिया, ताकि वह किसी प्रकार का उपद्रव न कर सके। लखन के बड़े भाई ताराचंद ने निर्णय लेकर रखा था कि वह सुबह जाकर विशंबर नाथ से मिलेंगे। विशंबर नाथ अपने क्षेत्र में काफी विख्यात थे और लखन की समस्या का समाधान उनके अलावा किसी के पास नहीं हो सकता था, क्योंकि लखन को कई बार डॉक्टरों को दिखा दिया गया था। इसलिए ताराचंद अपनी कार लेकर सुबह काशी के लिए निकल गए। लखन का परिवार समृद्ध परिवार था। उनके यहाँ किसी भी प्रकार के वाहन, कार इत्यादि की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन लखन के इस पागलपन ने उनके मन को तोड़ सा दिया था। ताराचंद तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। काशी उनके घर से थोड़ा दूर था, लेकिन इतना भी दूर नहीं था कि शाम तक वापस ना आया जा सके। ताराचंद मन में सोच कर निकले थे कि विशंबर नाथ को जरूर लेकर आएंगे। जब वह काशी पहुंचे तो उन्होंने विशंबर नाथ को प्रणाम किया और प्रणाम गुरुदेव कहकर सारी समस्याएं बताई। ऐसा सुनकर पास में बैठे मृत्युंजय के मन में भी एक विचार आया। उन्होंने अपने गुरुजी से कुछ कहने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मृत्युंजय, पोटली उठा लो। एक पोटली पहले से जमीन पर रखी हुई थी। मृत्युंजय समझ नहीं पाया कि गुरुजी को यह सब पहले से कैसे पता चलता है। ताराचंद भी असमंजस में दोनों की ओर देखने लगा। ताराचंद ने अब गौर किया था कि विशंबर नाथ के साथ में एक हट्टा कट्टा व्यक्ति और था। उसने उनकी ओर देखकर भी प्रणाम किया। वह समझ गए थे कि मृत्युंजय विशंबर नाथ के शिष्य हैं। उन दोनों को अपनी कार में पीछे यथासम्मान बिठाकर ताराचंद ने गाड़ी चलाना शुरू किया। यहां पर लखन लगातार अपने कमरे में अलग अलग दिशाओं में घूरे जा रहा था। उसकी इन हरकतों को देखकर उसकी भय से उसकी बहन परेशान हो रही थी। लखन ने अभी कुछ एक हरकत की थी। उसने मेज उठाकर एक कोने में फेंक दी और कहा, तू वहां पर ऐसे क्यों बैठा है? यहां निकल जा मेरे घर से।
तो चाहता क्या है, मुझे क्यों मारना चाहता है? तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, लखन तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने इशारा करके कोने की ओर कहा, देखो पिताजी, वह उस कोने में उकड़ू बैठा है, देखो वह मुझे घूर रहा है। अरे वो तो रेंग कर मेरी तरफ आ रहा है। ऐसा कहकर लखन कमरे से बाहर की ओर भाग गया। यह देखकर उसकी मां भी आश्चर्य में पड़ गई और उन्होंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे की ओर ले गई। उस कमरे में लखन की बहन भय से भर गई थी, इसलिए जल्दी से वह भी उस कमरे से निकल गई। पिताजी भी एक टॉवेल और कुछ सामान लेकर उस कमरे से निकल गए और उन्होंने भी डरकर उस कमरे को बंद कर दिया। अब लखन मम्मा और पापा के कमरे में बैठा हुआ था। वह सामान्यतः अपनी माँ को मम्मा कहता था और अपने पिताजी को पापा। उसके मन से बार बार एक ही शब्द आ रहा था, मम्मा पापा वो मुझे मार देगा, मम्मा पापा वो मुझे मार देगा, मम्मा पापा वो मुझे मार देगा। और उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में हल्का सा पीलापन था और पसीने से भरा हुआ था, जबकि इस समय पे ठंड का मौसम था। और उसने वहां पर एक खिड़की की ओर इशारा करके कहा, मम्मा पापा देखो उस कमरे से वह उस खिड़की पे आ गया, वह वहां से झांक रहा है। ऐसा कहकर उसने उंगली उस ओर उठा दी। लखन की बहन बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका भाई सही कह रहा है या फिर उसके मन का वहम है, या कहीं उसका भाई पागल तो नहीं हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब शाम होने को आई थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कार की आवाज उन्हें आ चुकी थी। लखन की माताजी ने ऊपर की ओर देखा और भगवान को धन्यवाद कहा। उन्हें भरोसा था ताराचंद की उस बात पर कि वह विशंबर नाथ को लेकर ही आएगा। गेट पर दोनों खड़े हुए थे, विशंबर नाथ और मृत्युंजय। ताराचंद अंदर की ओर आए और उन्होंने जल्दी से स्वागत के लिए कहा। दोनों के हाथ पैर प्रक्षालन किए गए और उन्हें बैठाकर कुछ खाने पीने की सामग्री दी गई। लखन के पिताजी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने सारा वृत्तांत जो कुछ था वह सुना दिया। ताराचंद रास्ते में काफी बातें विशंबर नाथ को बता चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे घर के बाहर से कुछ देखना है, और अपना दंड उठाकर बाहर की ओर चले गए। विशंबर नाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि लखन के जैसी ही एक आकृति खिड़की से लटक रही है और लगातार अंदर की ओर देखकर कुछ इशारे कर रही है। ऐसी स्थिति में मृत्युंजय कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए विशंबर नाथ ने अपना हाथ मृत्युंजय के सिर पर रखा और अपनी कुछ ऊर्जाएं उसके अंदर डाल दी। अब मृत्युंजय स्पष्ट देख पा रहा था कि वह आकृति लखन के समान है, लेकिन उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, और वह अंदर की ओर झांककर उसे बुला रहा था। अब उस आकृति ने भी नीचे की ओर देखा, जिससे मृत्युंजय डर गया और वह हंसने लगी। विशंबर भी हंसने लगे। उन दोनों की इस प्रकार की हरकतें देखकर अब मृत्युंजय भी भय खाने लगे थे। हालांकि मृत्युंजय अब भैरव साधक बन चुके थे और उन्हें किसी प्रकार की चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन इस प्रकार की चीज से आज उन्हें पहली बार डर लगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति अंदर बैठा हुआ था, तो फिर ये बाहर लटकती हुई आकृति कौन थी? वह आकृति बार बार हंस रही थी और विशंबर भी हंस रहा था। विशंबर ने अपना दंड मजबूती से हवा में लहराया और अंदर की ओर हंसते हुए आ गए और ऊपर की ओर जाने लगे। यह देखकर ताराचंद भी उनके पीछे हो लिया। मृत्युंजय भी अकस्मात अपना आपा खोते खोते गिरते गिरते बचे और तुरंत भागते हुए अपने गुरु के पीछे हुए चल पड़े। और जब वह ऊपर आ रहे थे तो विशंबर ने तुरंत कहा, ताराचंद, मृत्युंजय, ताराचंद जाओ, कार खोलो, मृत्युंजय मेरी पोटली लेकर आना। ऐसा कहते हुए दोनों सीढ़ी चढ़ते हुए रुक गए और जाकर पोटली लाने लगे।
इसी समय विशंबर उस कमरे में दाखिल हो चुके थे जहां लखन बैठा था। लखन के पास में अभी कोई नहीं था, इसलिए वो वहां से जमीन पर दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर लेटा हुआ था और वह आकृति अभी भी उस वहां से झांक रही थी। विशंबर को देख वह फिर से हंसने लगी। विशंबर ने उसे अंदर आने कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। विशंबर ने कहा, अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन वह मना करता रहा। विशंबर ने कुछ मंत्र पढ़े और वह आकृति का चेहरा बदल चुका था। वह घबराते हुए कमरे में खिसता चला आया और एक कोने में जाकर गिर गया। विशंबर ने हंसते हुए कहा, अब शांति से बैठ जाओ, और लखन के सिर पर हाथ फेरा। लखन ने देखा कोई अघोरी सा वेश बनाए हुए उसके कमरे में है, तो वह डर कर चिल्ला उठा। इसी बीच ताराचंद और मृत्युंजय दोनों ऊपर आ चुके थे। लखन की बहन, पापा और मां भी वहां पर थे। अब लखन सकते में था। तभी ताराचंद ने लखन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह काशी से आए हुए गुरुजी है लखन, डरो मत, वो जो भी है उससे यह निपट लेंगे। तो लखन ने कहा, आप तो देख भी नहीं सकते ना उसे, फिर आप कैसे निपट लोगे? बताओ, वो मुझे मार देगा तब निपटोगे? इस पर विशंबर हंसने लगे। तुम्हें जो डरा रहा था वह कहाँ है? देखा तुमने उसे? वो खिड़की में है ना? ऐसा कह के लखन चिल्ला उठा। तो विशंबर ने अपना हाथ उस ओर किया। कहाँ है? ऐसा कहते हुए लखन हिचकिचाने लगा। अभी तो वहीं था, लेकिन विशंबर ने कहा, मैंने उसे उस कोने में बिठाया है, देखो। लखन ने उस कोने में देखा, वह आकृति वहां पर डरी से ही बैठी थी। मृत्युंजय भी अब उसे देख पा रहा था, क्योंकि विशंबर ने अपनी ऊर्जा मृत्युंजय के अंदर डाल दी थी। मृत्युंजय समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले ही विशंबर ने उसके हाथ से पोटली छुड़ा ली और उसमें से एक लाल कलर का सिंदूर निकालकर उस आकृति की ओर फेंका। उस आकृति पर वह लाल सिंदूर जमने लगा था। अब घर के सभी सदस्य उसे देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे लखन को किसी ने होली के रंग में डुबाकर बाहर निकाल दिया हो। कमरे में दो लखन होने के कारण सबका दिमाग फिर गया। उन्होंने विशंबर नाथ की ओर देखा और कहा, गुरुजी, कृपया करके बताइए ये क्या माजरा है? तो विशंबर नाथ ने कहा, अब हकीकत में नहीं, आपका बेटा बताएगा। लखन, तुमने क्या गलती की, बताओ। लखन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। तो विशंबर नाथ ने मृत्युंजय की ओर इशारा किया और कहा, अपना चिमटा उठा लो मृत्युंजय, या ऐसे नहीं मानेगा। लखन ने देखा मृत्युंजय का शरीर। विशंबर नाथ तो दुबले पतले और नाटे से थे, लेकिन मृत्युंजय 6.5 फीट के और गोरे हट्टे कट्टे पहलवान थे। उनका चिमटा ही 4-5 किलो का लग रहा था। उसे देखकर लखन डर गया। उसे पता था अगर इस प्रकार की तंत्र क्रिया में कुछ मारपीट भी हुई तो मेरा भाई ताराचंद, मेरा दूसरा भाई या मेरे पिता हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसने डर के बोलना शुरू किया, मैं आपको बता देता हूं, कृपया मुझे मारिएगा मत। पापा, मम्मी, भैया, दीदी, मुझसे एक गलती हुई। मैं स्कूल से आते समय एक मुस्लिम तांत्रिक है, उनके पास जाने लगा था। मुझे किसी ने बताया था उनके पास में एक ऐसी विद्या है जिससे कोई भी वस्तु आ जाती है, बस हमें आदेश देना होता है। पहले तो मैंने सोचा कि कोई जिन्न विन्न का काम होगा, कोई चिराग मिलेगा, मैं भी अलादीन की तरह हवा में उड़ूंगा, अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन जब उनके पास गया तो मुझे उनने इतना ही कहा था लखन ने कि मृत्युंजय के मुंह से निकल गया, हमजात विद्या है ना? लखन ने सिर हिलाया। हाँ भैया, वही। उसने हमजात या फिर छाया पुरुष करके कोई विद्या थी, उसके बारे में मुझे बताया और कहा कि तुम ही अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी कर सकते हो, और कुछ इस तरह की बातें करी और मुझसे कुछ कुछ सामान लेता रहा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके कुछ रुपये चुराकर उसे कई बार दिए। जिन रुपयों को आप ढूंढते थे और आपको लगता था कि आपकी जेब फटी होने के कारण या आपका पर्स खराब होने के कारण वह कहीं गिर जाते हैं, वह मैंने ही लिए थे।
और इन रुपयों के बदले उसने मुझे विद्या सिखाई, और वही विद्या आज आपके सामने इस रंग में पुती हुई खड़ी है। विशंबरनाथ ने कुछ भी नहीं कहा और चुप होने का इशारा कर दिया। उन्होंने मृत्युंजय से कहा, आज इस विद्या को तुम ही नष्ट करो। ऐसा कहकर विशंबरनाथ चुपचाप पलंग पर बैठ गए। मृत्युंजय ने उस पोटली से एक नख निकाला। उसे नहीं पता था कि यह नख है कि दांत है, लेकिन विशंबरनाथ ने कहा, इसे तुरंत घिसो और इसका पानी बनाओ। उसने तुरंत घिस कर उसका पानी बनाया और लखन को पीने के लिए कहा। लखन डरा हुआ था, लेकिन मरता क्या ना करता, क्योंकि वह आकृति अब गुस्से में घूर रही थी, लेकिन आगे बढ़ने की उसकी क्षमता नहीं थी। वह जैसे जम सी गई थी। वह अब बुरी बुरी आवाजें निकालने लगी थी, जिसे सुनना सबके लिए सक्षम नहीं था। सबने कान बंद कर लिए, क्योंकि अब वह आकृति दिखाई भी दे रही थी और सुनाई भी दे रही थी। यह असल में लखन का ही हमजात था, या उसी की परछाई थी जिसे लखन ने सिद्ध करने की कोशिश की थी। इसलिए कहते हैं कि किसी के भी बताए हुए तरीके या किताबों में पढ़कर या कहीं वीडियो वगैरह देखकर इस प्रकार की कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोशिशें आप पर भारी पड़ सकती है। ऐसा करते ही जैसे लखन ने वह पानी पिया, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और धीरे धीरे लखन का मन भी शांत होने लगा। एक समय बाद लखन बेहोश होकर गिर गया। मृत्युंजय ने अब अपनी पोटली से एक दो सामान और निकाले, जिसमें सफेद कलर का एक पाउडर था, जिसमें कुछ भभूत मिली हुई थी। उसमें कुछ राई के दाने भी थे। अब विशंबर ने वह अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़कर वापस मृत्युंजय के हाथ में दिया और उस आकृति पर फेंकने कहा। जैसे ही मृत्युंजय ने वह उस आकृति पर फेंका, आकृति झपाक करके हवा में घुल गई। सारा तंत्र अब टूट चुका था। वहां पर सिंदूर बिखरा हुआ था, साथ ही भभूत हवा में फैल चुकी थी, जिसमें एक मनमोहक सी सुगंध थी। जब भी कोई बुरा तंत्र टूटता है तो एक मनमोहक सी सुगंध हवा में फैल जाती है, क्योंकि वहां अब अच्छी ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। विशंबरनाथ ने एक चंदन का पाउडर निकाला, उसे गंगा जल में डालकर कुछ मंत्र पढ़कर लखन के सिर पर लगा दिया, और अब दोनों वहां से विदा लेने वाले थे। ताराचंद ने भी तुरंत उनका सामान उठाया और खुश होते हुए वहां से उन्हें विदा दे दी। साथ में उन्होंने जाते समय मृत्युंजय के हाथ में कुछ नोटों की गड्डियां भी पकड़ा दी थी, और साथ में उनके अच्छा खासा खाने पीने का सामान, फल, सूखे मेवे आदि लाद दिए थे। विशंबरनाथ कभी भी किसी प्रकार की फीस नहीं लेते थे, लेकिन भक्त जो कुछ देते थे वह ले लेते थे, क्योंकि उनकी एक आदत थी। वह भले ही शमशान में खुले बदन रहते थे, लेकिन उनके यहाँ से अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई भूखा पशु जैसे कुत्ते, गाय या फिर कोई अन्य पशु अगर आता तो वह उन्हें जरूर खिलाते। खासकर वह पक्षियों को रोज भोज कराते थे, और साथ में घाट पर रहने वाले सारे कुत्ते उनके पास खाने आते थे। गाय, बैल आदि के लिए वह चारे की व्यवस्था भी करते थे। कोई उनकी हालत देखकर नहीं कह सकता था कि वह रोज 200 से 300 जानवरों को भोजन करवाते थे, और रोज कम से कम 100 गरीब लोगों को भी भोजन करवाते थे। अगली कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे ताराचंद अपने अगले घर पर जाता है, जो कि उसके नानी का घर होता है। यह घर शापित होता है और ताराचंद को तुरंत विशंबरनाथ की याद आ जाती है, जिन्होंने उनके छोटे भाई को मुक्त किया था। आइए अगली कहानी में हम जानेंगे कि क्या क्या नया अनुभव मृत्युंजय को प्राप्त हुआ और विशंबर ने कैसे उस घर को श्राप से मुक्त किया और उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई।